हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे। लेक्चर के साथ साथ कॉपी पेन लेके लिखना है ना, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो इसमें आप हमारा क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हमारा थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी करा चुके हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के खोज के। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल 3d4, 3d5, 3d6, 3d8। निकिल का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे निकिल +2 4s2 3d8 आएगा। 4s2 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गए हैं, 3d8 ही बचेगा। 3d8 क्या हमें पूछा है? रिस्पेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल सो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब इसमें सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? अबंध, उसको क्या बोलते हैं? अबंध। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड नहीं है, अनपेयर है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को पैरामैग्नेटिक, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पेयर्ड हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसी में आपको बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, इसमें बताना है आपको FeH2O का 6 2+। यहाँ पर देखिए ये हमारा वीक फील्ड लिगैंड, हमने क्या बताया था? जो वीक फील्ड लिगैंड रहेगा ऑक्सीजन और हेलोजन, वीक फील्ड लिगैंड ऑक्सीजन और हेलोजन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखिए वीक फील्ड लिगैंड है, यहाँ पर भी वीक फील्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, सब जगह। और यहाँ Mn+2 कितना दिया हमें? 3d5। 3d5 यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो मैक्सिमम हो गया, मिनिमम तो हुआ नहीं। यहाँ पर 3d4, यहाँ पर 3d4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही होगा 3d6, यहाँ पर 3d6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या आपको अच्छे से दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अच्छे से दिख रहा है पूरा कि नहीं अच्छे से। वैसे तो हम साफ साफ एकदम क्लीन लिखे हैं, आपको कैसा दिख रहा है वो बताइएगा ज़रूर आप लोग। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ये बी वाला, NiH2O का 6 यानी कि निकिल 3d8 होता है, 4s2 3d8 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 3d8 ही बचा। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसमें बताइए, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर 5 और सबसे कम कहाँ पर हैं? बी वाले में है। हमने क्या पूछा है? मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मतलब सबसे मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो कर रहा है? तो ये बी ऑप्शन यानी कि निकिल। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको समझ में आया क्या? यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5, तो ये 5 वाला होगा नहीं, ये 4 वाला होगा नहीं। हमें क्योंकि मिनिमम पूछा, अगर हमें मैक्सिमम पूछता तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, मैक्सिमम अगर पूछता तो, लेकिन हमें मिनिमम पैरामैग्नेटिक पूछा है तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d8। सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्या है? ये तो एकदम हलवा है। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K3FeCN6। ठीक है, इसमें आपको IUPAC नेम लिखना है। तो ये पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम कितने साइनाइड, कितने लिगेंड्स हैं? हमारा यहाँ पर लिगेंड्स कौन है? CN, सेंट्रल मेटल एटम हमारा Fe यानी कि आयरन है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि 3 6 और 3 माइनस हो जाएंगे तो 3 इनमें, इसमें आपको PV निकालना आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है,
अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? द फेनोमेनन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है इसमें। ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ये क्वेश्चन है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाए हैं आपको। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होते हैं। हम जीआई में क्या पढ़ते थे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ते थे? जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे उतने ज़्यादा जीआई। और ओआई में क्या होता है? जितने डिफरेंट मिरर इमेज मतलब ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब होता है मिरर इमेज होना चाहिए। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव में पूछा है सीधी सी बात, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। सीधी सी बात, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, एकदम सीधा सीधा। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे, पहले इसको देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं है। क्या हमें देखना ऑप्टिकली एक्टिव के लिए? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो यहाँ पर आप मिरर इमेज अगर लगाएंगे तो सेम आ जा रहा है, यानी कि ये सुपर इम्पोज हो जा रहा है। इसमें आप अगर मिरर इमेज लगाएंगे ऐसे, तो ये जैसा का वैसा कुछ इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि बी इधर है, बी इधर, बी इधर, बी इधर, ए इधर, ए इधर, इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं दिखेगी। तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज नहीं है, ये हमारा सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। क्या बोला मैंने? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। यहाँ पर देखिए बी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऊपर से पास कर सकते हैं, एक इधर से, मतलब 3 4 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आप मिरर इमेज लगाएंगे, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर अगर आप मिरर इमेज लगाएंगे तो ये EN इथिलीन डाइमीन, ये दोनों एक ही तरह, मतलब कुछ आपको चेंजिंग नहीं मिलेगी, मिरर इमेज कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे आप क्रॉस करके भी कट करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको इक्वल हाफ में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे हमने पहचाना ऑप्टिकली इनएक्टिव है? क्योंकि ये सुपर इम्पोज, अगर हम मिरर इमेज इसके सामने लगा रहे हैं, कोई भी चीज हो, अगर हम सेम चीज से बताएं, हाँ, जैसे यहाँ पर 2 मार्कर है, ब्लैक, ठीक है, एक मार्कर, ये दूसरा मार्कर, आप इसको मिरर के सामने लेकर जाएंगे, क्या इसमें कुछ चेंजिंग होगी? मान लीजिए यहाँ पर मिरर हम लगाए हैं, ऐसे मिरर इमेज लगाए हैं, आप इसमें अगर मिरर इमेज में दूसरी बगल देखेंगे, क्या इसमें कुछ चेंजिंग लगेगी? कुछ चेंजिंग यहाँ पर नहीं लगेगी। इसका मतलब ये क्या है? सुपर इम्पोज्ड है, एकदम सेम। आप इसकी जगह पे इसको अगर रखेंगे तुरंत मैच कर जाएगा, तुरंत जब मैच करेगा तो इसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। और ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको देखिए 2 इक्वल भाग में इधर से काटेंगे, इधर भाग वाला इधर दोनों इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएंगे। यहीं पर इसको आप लाएंगे, इसको ग्रीन वाले को, इस वाले को, तो ये भाग जब इधर लाएंगे तो ये भाग हमारा पलट जाएगा। इधर लाएंगे तो ये वाला भाग इधर हो जाएगा, ये वाला भाग हमारा इधर है, तो आप मिरर में देखेंगे तो ये वाला भाग पीछे चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। तो मिरर जब इसमें लगाएंगे तो ये हमारा क्या है? नॉन सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज। आप इसको इसके सामने रखेंगे, इसके ऊपर, तो ये सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप हमने अच्छे से समझाया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने पूरी बात क्या बताया? हमने ये बताया कि जिसमें हम मिरर इमेज लगाएंगे, अगर सेम हमें कॉम्प्लेक्स मिल गए तो उसमें मिरर इमेज नहीं बनेगा,
तो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब उसमें इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, वही ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव को हम बोलते हैं एनेंशियोमर। जिसमें मिरर इमेज हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एनेंशियोमर। तो इसमें हमारा कहने का मतलब क्या है? मतलब इसमें ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इसके सामने हम मिरर इमेज लगाएंगे, जैसे हम इसको ऐसे बैठा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक ये है, यहाँ पर जब मिरर में देखेंगे ये वाला इधर आ जाएगा ना। मिरर इमेज लगाएंगे तो ये वाला EN इस बगल चला आएगा, मतलब ये सुपर इम्पोज्ड नहीं होगा। मिरर इमेज इसके सामने हम लगाएंगे तो ये EN राइट साइड में है, इधर राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड में कोई भी EN नहीं है। जब हम इसके सामने मिरर लगाएंगे तो ये हमारा EN पलट के उस बगल, मतलब अपोजिट हो जाएगा। जब इसको इसके सामने रखेंगे तो ये मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर मिरर इमेज। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, बी ऑप्शन। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। आई होप हमने आपको अच्छे से समझाया होगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। ये फोर्थ ऑप्शन बोल रहे, फोर्थ क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो 3 आइसोमेरिज्म। इसमें आपको बताना है किसमें 3 आइसोमेरिज्म हो गए, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप इसको GI भी बोल सकते हैं। मतलब इसमें कितने GI होंगे। ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें कितने GI पॉसिबल हैं, अब इसमें भी आपको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले MA3B हम लेते हैं। यहाँ पे हमने M सेंटर में, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, ये सब हमारे लिगेंड्स हैं। हमने A यहाँ पर लगाया, A यहाँ पर लगाया, A यहाँ पर लगाया, यहाँ पर B लगाया, ठीक है। यहाँ पर B लगाया। अब यहाँ पर इस B को उठाकर, इस B को हम हटाकर यहाँ पर अगर B लगाएंगे और यहाँ पर A लगाएंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं पर हमारा यहाँ पर जैसे 3 मार्कर है, यहाँ पर ये 3 मार्कर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा 3 मार्कर हैं। इसको अगर हम बीच में लाएंगे यहाँ पर तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल रहा है क्या? कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, इस B को हम कहीं पर भी उठाकर रख दें, यहाँ B को उठाकर रख दें, यहाँ B को उठाकर रख दें, यहाँ B को उठाकर रख दें, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहाँ से इसमें स्ट्रक्चर ही बनेगा? स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा दूसरा। जब इस दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, हमें यहाँ पर कितने GI पूछ रहा है? 3 आइसोमेरिज्म यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक भी नहीं बन रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब 3 आइसोमेरिज्म मतलब होता है वही GI। मतलब जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा GI पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, एक से ज़्यादा बन ही नहीं रहा है। कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल ही नहीं रहा है। A3B में कोई भी नहीं मिल रहा है। जब कोई नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है, मतलब आइसोमेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं B ऑप्शन पर। M, यहाँ पर A, ठीक है। इस 2 मार्कर से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 4 है, AA 2 का है, 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। 2 है इसमें, 4 आप मान लीजिए। 2 मार्कर है इसमें। हम मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है। इसको हम कहीं पर भी ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इस स्ट्रक्चर को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे। कुछ आपको नया मिल रहा है? कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब सेम है। ये मार्कर भी मान लीजिए 4 है, ये दो ही है, लेकिन मान लीजिए आप 4 है। ऐसे पलट कर देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए। आपको इस बगल ये वाला रखें और ये वाला इस बगल, ऐसे साइड में रखें। अब पलटेंगे, इसको इधर उधर करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। इसका मतलब इसमें भी कुछ भी नहीं पॉसिबल है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं C ऑप्शन पर। उससे पहले बता देते हैं D वाला। इसको हम क्लीन कर देते हैं ताकि हमें जगह मिले। अब जैसे 4 है हमारा यहाँ पर,
ये तो टेट्राहेड्रल लग रहा है, इसमें भी नहीं होगा, 4 है, देख लीजिए आप, बताने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर MABCD है, MABCD, MABCD, इसमें लग रहा है कुछ पॉसिबल है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? A के अपोजिट A और C के अपोजिट D, A के अपोजिट A के अपोजिट B, A के अपोजिट B और C के अपोजिट D। M है हमारा A के अपोजिट B और C के अपोजिट D, ये हमारा हो गया A के अपोजिट B, C के अपोजिट D। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हमें मिल पाएगा? जरूर इसमें मिलेगा। M A के अपोजिट अगर हम C को रखेंगे, A और C को, A के अपोजिट C और B के अपोजिट D, समझ में आया कि नहीं? पहले हमने AB लगाया, उसके बाद CD, A के अपोजिट B और C के अपोजिट D, ठीक है। क्या हमें दूसरा स्ट्रक्चर और मिल पाएगा? हम देखते हैं। M, अब उसके बाद हमने एक्सचेंज किया दोनों को, A के अपोजिट C किया हमने और B के अपोजिट D किया, कैपिटल है D। A के अपोजिट C और B के अपोजिट D, क्या और स्ट्रक्चर हमें मिल सकते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर बना देते हैं तीसरा वाला। अब की फिर हम एक्सचेंज करते हैं दोनों को। अब की बार हम करते हैं, अगर हम A के अपोजिट D करते हैं, क्या बन जाएगा डिफरेंट स्ट्रक्चर? A के अपोजिट D, A के अपोजिट D किसी में भी नहीं है यहाँ पर, A के अपोजिट D और B के अपोजिट C। देखिए AB इधर, CD और AC और BD, AD और BC। देखिए कोई भी यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर नहीं बना, इसका मतलब यहाँ पर और पॉसिबल है क्या? आइए देखते हैं। M A के अपोजिट B अब करेंगे हम तो नहीं हो पाए, क्योंकि A के अपोजिट B हो गया है, और D के अपोजिट C, यहाँ पर भी देखिए D के अपोजिट C हो गया है। इसका मतलब इसमें 3 ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं, चौथा स्ट्रक्चर हम नहीं, यहाँ पर नहीं बन सकता। इसका आप इजीली बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने M लगाया, यानी कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम A के अपोजिट B, तो A के अपोजिट यहाँ पर हमने B लगाया, और यहाँ पर C के अपोजिट D, तो हमने यहाँ पर C के अपोजिट D लगा दिया। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर, और यहाँ पर बनाएंगे तो M A के अपोजिट C और B के अपोजिट D, B के अपोजिट D, ये भी हमारा वैसे बन जाएगा। इसमें हम सिस्ट्रांस नहीं बता सकते, क्योंकि ये सब डिफरेंट है। अगर 180 डिग्री पे सेम एटम मिलते हैं, सेम एटम रहते हैं 180 डिग्री पे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, और 90 डिग्री पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस। खैर ऐसी बात तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने ये अच्छे से समझाया होगा, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। इधर हम क्लीन कर देते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 5, EAN of chromium in CrNH3 का 6 और यहाँ पर Cl3, CrNH3 6 Cl3। ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 32, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 33 और सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 34 और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35। इसमें आपको बताना है
क्या होगा आंसर, क्या होगा यहाँ पर आंसर? चलिए आप लोग मैच कर लीजिएगा। इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं। हम कैसे निकालते हैं, ये क्या है, कैसे निकलेगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकल जाएगा, बन जाएगा, यानी EAN पहला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको ये सब हमने पढ़ाया है डिटेल्स में। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या हमारा यहाँ पर निकल जाएगा? EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हमें PV निकालना होगा, उसके बाद SV यानी कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तब कैसे यहाँ पर निकालेंगे? PV, सबसे पहले PV यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर इसको हम X मान लेते हैं, प्लस हमारा NH3 क्या है? न्यूट्रल है। यहाँ पर 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 0, X बराबर क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा। यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया है। ठीक है, SV निकालेंगे हम, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी कि डोनर एटम कितने हैं? 6 हैं, और NH3 अकेला है, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, ये हमारा हो जाएगा SV। डोनर एटम कितने हैं? 6 हैं, और हमारा NH3 है ना, NH3 एक ही है, तो ये वहाँ पर 1 हो जाएगा, SV हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फिल करेंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। यहाँ पर 24 लिख देंगे। क्या इतना क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमियम का? +3। यहाँ पर 3 हमने लगाया, फिर प्लस 2 लगाए हैं, 2 लगा देंगे, इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हमने PV निकाला तो +3 आया, यहाँ पर 3 हमने फिल किया, और यहाँ पर प्लस 2 लिखा पहले से है ट्रिक में 2, और SV हमारा कितना है? 6 है, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। कितना क्लियर? उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21 प्लस ये हमारा 12 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे 33 आ जाएगा। ऐड इसको हम करेंगे 33, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ आपको पूरी तरह से? बताइएगा ज़रूर आप लोग बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या है हमारा फॉर्मूला? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने आना चाहिए, तभी निकल पाएगा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने कैसे किया यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, किसी भी हालत में पता होना चाहिए। 24 हमारा NH3 हमारा लिगेंड्स है, लिगेंड्स डोनर है ना, NH3 डोनर है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसका? क्रोमियम का, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? लिगेंड्स का। तो 2 इंटू 6 हमारा SV 6 आ गया। हमने PV निकाला X, इसको X मान लिया, और यहाँ 6 NH3 हमारा क्या है? न्यूट्रल है, तो हमने 0 लिख दिया प्लस, और क्लोरीन का -1 चार्ज, X बराबर +3। ठीक है, +3 आया, तो 24 माइनस 3 और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 2 जा कितना होगा? 6 2 जा 12, और 24 और
-3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है यहाँ पर, which molecules tetrahedral geometry फर्स्ट हमारा यहाँ पर यानी कि ए CO NH3 का 6 3+ और बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर Ni यानी कि निकिल CN4 2+। ठीक है, सी वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पर FeCO5 और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा NiCl4 2-। ठीक है, NiCl4 2-। आपको क्या बताना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको बताना है। तो इसमें VBT से ही पूछा गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्राहेड्रल, VBT लगाना आपको। यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4s2 3d7। ठीक है, 3d7 हो रहा है। हाँ, 3d7। जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से तो कितना बचेगा, 3d6। और 3d6 हमारा पेयर्ड हो जाएगा। जब पेयर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल तो खाली हो जाएंगे, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। बनाकर अगर देखना है हमें तो कैसे हम बनाएंगे, जैसे देखिए बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। हमने जब इसका पेयरिंग कराने पर क्या मिला, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब NH3 बोल रहा है लिगेंड्स की हमें 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। कहाँ पर मिलेंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम बोल रहा है हमारे सब ऑर्बिटल खाली ले लीजिए। 4p खाली है, 4s सब कुछ खाली है, आप वहाँ पर जाकर जोड़ जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4p और यहाँ पर 4s पहले से खाली हो गया था 4 और ये 3d6। ठीक है, यहाँ पर NH3 जुड़ जाएगा, ऐसे क्रॉस से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर NH3 सब में NH3 जुड़ जाएगा, NH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमें क्या पूछा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। और इसमें 3d8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे यहीं पर बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये भी हमारा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, दूसरा भी हमारा टेट्राहेड्रल नहीं होगा और तीसरा भी हमारा टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब पेयर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। यहाँ पर तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं, यानी कि ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं है। ये ये हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है, Ni वीक फील्ड लिगैंड है और कैन नॉट पेयर्स ऑफ दी
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करेगा, यानी कि s ऑर्बिटल खाली होगा, p ऑर्बिटल, वहीं पे हमारे क्लोरीन जुड़ जाएंगे और बना लेंगे sp3 ज्योमेट्री यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना % क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके जरूर से ट्राई करिएगा कि नहीं मैम बता रही हैं तो रुके रहें, नहीं ऐसा नहीं करना है। पॉज करके उसके बाद मैच कराइए, गलत है या सही। पहले से रिवाइज आप करेंगे तभी याद आएगा आपको, ठीक है? ये सब चीजें। कितना क्वेश्चन हमारा होगा था? क्वेश्चन 7 हो जाएगा यहाँ पर। क्या है हमारा क्वेश्चन 7? ऑक्सीडेशन नंबर K3FeCN6। इसमें आपको बताना है, ए वाला हो जाएगा यहाँ पर +3, बी हो जाएगा +2, सी हो जाएगा +1 और यहाँ पर डी हो जाएगा 0। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। बहुत ही हलवा है, बहुत ही ज्यादा हलवा है, जरूर इसको बनाएं। 8 क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमारा क्या है? द कॉम्प्लेक्स PT, यहाँ पर PY NH3 Br और यहाँ पर Cl, ये हमें दिया है, ठीक है? ऑप्शन में क्या है? वही पिछला वाला दिया है 2 और बी ऑप्शन हो जाएगा 3 और सी ऑप्शन हो जाएगा 4, डी ऑप्शन हो जाएगा 0। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? दोनों ही हलवा हैं, बताइए आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि हमें क्या पूछ रहा है? पीवी, प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है बच्चों। क्या हो जाएगा प्राइमरी वैलेंसी? आपको हम बताए हैं K3 1 × 3 प्लस, इसको हम x मान लेंगे, +6 × -1 = 0, x बराबर +3, x बराबर +3, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। द कॉम्प्लेक्स PT PY NH3 Br Cl क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा, इसको मानेंगे M, सेंट्रल मेटल एटम ABC। यहाँ पर ऐसे बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। M PV हो जाएगा A, NH3 हो जाएगा B क्योंकि सब सिंगल है, ये हमारा C, क्लोरीन हो जाएगा हमारा D, यानी कि MABCD। अभी हमने जस्ट बताया यहाँ पर देखिए है C, MABCD कितने बने हैं? ABCD कितने स्ट्रक्चर बने हैं? 3 स्ट्रक्चर बने हैं, हमने बताया आपको। यहीं पर ऐसे लग जाएंगे, आपको यहाँ पर पीवी कहीं पर भी लगा देना, कहीं पर भी NH3 लगा देना है, ऐसे आपको बना देना है ABCD ऑर्डर में, ठीक है? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? MABCD करके MABCD, वैसे यहाँ पर PV NH3 Br, फिर दोनों को एक्सचेंज करेंगे, PV Br NH3 Cl, ऐसे करना है, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? IUPAC से हम कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे? जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे इसी में से चेंज करना है कॉम्प्लेक्स में। IUPAC नेम हमें दिया है, कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करना हमें, ठीक है? आइए उसको सीखते हैं।
क्या दिया गया है। क्वेश्चन 9 या 8 क्या है? Write the formula for the following coordination compounds। ये हमारा फर्स्ट क्या है? टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सही है क्या? टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, पहले इसी को बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है। हमें IUPAC नेम दिया है, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हम अभी दिए थे IUPAC, उसका IUPAC नेम आपको बताना था, और कॉम्प्लेक्स में दिया था IUPAC में चेंज करना था। अब ये IUPAC में दिया है, हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? यहाँ पर देखिए, टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें आप क्या पकड़ेंगे? इसमें आप कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को देखेंगे कहाँ पर है सेंट्रल मेटल एटम। तो कोबाल्ट है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले यहाँ पर कोबाल्ट लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट। उसके बाद हमें क्या दिया है? टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो। ABCD ऑर्डर में कौन आता है? NH3, यानी कि टेट्राअमीन यानी कि NH3 यहाँ 4 होगा, तभी तो टेट्राअमीन हुआ होगा। टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है, और ये जो सब दिए हैं ये सब हमारे लिगेंड्स हैं। ओके, ठीक है। टेट्राअमीन यानी कि NH3 का 4, तभी तो टेट्राअमीन होगा। उसके बाद एक्वा में डाई ट्राई टेट्रा में कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब सिंगल पानी है, मतलब H2O है। यहाँ पर H2O लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो एनायंस, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन भी है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड कैसे आया? थर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर Cl2 रहेगा, तभी थर्ड आएगा। आप इसका निकालेंगे PV तो क्या आ जाएगा? X प्लस यहाँ पर 4 × 0 प्लस 1 × 0 और 1 -1 इक्वल टू 2 × -1 इक्वल टू 0। X बराबर +3 आ जाएगा, ठीक है। X बराबर +3, ये हमारा क्या है? PV है। हमने कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज किया, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हमें इसमें दिया, हमें कुछ भी यहाँ पर सोचना नहीं है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को आप देखना है। आप तो पहचान ही सकते हैं, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकिल, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्रोमियम, टाइटेनियम, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ पर टेट्राअमीन दिया है, यानी कि टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब 4 लिगेंड्स। यहाँ पर NH3, ठीक है, NH3 का 4, तभी तो टेट्राअमीन हुआ होगा। इतना क्लियर? उसके बाद एक्वा दिया, यहाँ पर हमें डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया, इसका मतलब सिंगल पानी है, यानी कि सिंगल वाटर है H2O। तो यहाँ पर हमने H2O लिख दिया। क्लोराइड एनायंस है, अगर डाई क्लोराइड लिखता तो यहाँ पर हम 2 कर देते, लेकिन डाई क्लोराइड नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर केवल सिंगल क्लोराइड लिखेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर Cl2 है मैम, यहाँ पर Cl2, फिर आपने क्यों नहीं लिखा क्लोराइड? क्योंकि ये काउंटर आयन बाहर वाला है, इसको हम डाई क्लोराइड नहीं लिखते हैं, ओनली क्लोराइड लिखते हैं, वो भी लास्ट में, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्राअमीन एक्वा क्लोराइडो, ठीक है,
कोबाल्ट, थर्ड जो पीवी आएगा क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में इसको लिखेंगे। क्लियर हुआ? कितना % क्लियर हुआ आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर इसका कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स IUPAC से। इधर बना देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर वाला तो खाली हो गया है ना। इतना आप नोट कर लीजिए, तब तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर ये फर्स्ट था और ये सेकंड। यहाँ पर क्या दिया है? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ठीक है, इसका आपको बताना है। थर्ड वाला हमारा क्या है? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट सेकेंड। ठीक है, इसमें आपको बताना है। चलिए, टेट्रा कार्बोनिल हमने क्या बोला था? पहले सेंट्रल मेटल एटम को आप देखेंगे, या तो निकिल रहेगा, जिंक रहेगा, मैग्नीज रहेगा, क्रोमियम रहेगा और कुछ भी रहेगा। कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, आप सेंट्रल मेटल एटम को इजीली पहचान सकते हैं। ओके, यहाँ पर निकिल है यानी कि Na है। यहाँ पर Na हम लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बनाएंगे ऐसे, कॉम्प्लेक्स यानी कि Na। ओके, और टेट्रा कार्बोनिल मतलब यहाँ पर हमें CO दिया है। क्या दिया है? CO। हाँ, एक बात और है कि CO कार्बोनिल और कोबाल्ट में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम कार्बोनिल को कैसे लिखते हैं? ऐसे, और कोबाल्ट को ऐसे लिखते हैं। अगर एक कार्बन बड़ा, एक कार्बन ऑक्सीजन छोटा की तरह रहेगा तो इसको हम कोबाल्ट, और दोनों इक्वल रहेंगे तो ये हमारा कार्बोनिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब टेट्रा कार्बोनिल यानी कि CO का 4 हुआ होगा, कार्बोनिल का 4, और यहाँ पर कोई भी जो हमारा कार्बोनिल होता है वो न्यूट्रल होता है। आप इसका PV निकालेंगे तो X+4 × 0 = 0, तभी यहाँ पर टेट्रा कार्बोनिल 0 दिया गया है। राइट, चलिए अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन। 8 यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर आप 11 कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। जिंक को तो आप जानते होंगे, तो यहाँ पर पहले हम सिंबल बनाएंगे, यहाँ पर Zn लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है? पोटेशियम यानी कि केटाइनिक फॉर्म। ठीक है, पोटेशियम यानी कि के को अंदर नहीं बाहर ही लिखते हैं। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड कैसे हम लिखते हैं? OH। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। और यहाँ पर 2 कैसे आया होगा? इसका मतलब यहाँ पर K2 हुआ होगा, तभी यहाँ पर 2 आया। तो क्या? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट। अब 2 यहाँ पर देखिए निकालेंगे, 1 × 2 + x 4 - 1 = 0, x = +2। ठीक है, x = +2 यहाँ, इसलिए यहाँ पर सेकंड आया है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस तरफ हम क्लीन करते हैं।
कितना % क्लियर हुआ? ट्वेल्व क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? ट्राई अमीन, डबल एम नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ट्राई एक्वा, एक्वा मतलब पानी, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इसमें पूछा है कॉम्प्लेक्स, कैसे हम बताएंगे? पॉज करके करिएगा आप लोग। बताइए। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, बताइए। चलिए, यहाँ पर ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा दिया है और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन सही है। ट्राई अमीन एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब हम कैसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि आपको सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है। जिंक हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, कोई भी कुछ भी यहाँ पर दिया है तो आप पहचान सकते हैं इजिली। तो यहाँ पर क्रोमियम, क्रोमियम को वैसे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन ट्राई एक्वा, एक्वा बाद में आता है, एम पहले आता है। तो ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन यहाँ पर एमीन मतलब NH3, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों? उसके बाद ट्राई एक्वा दिया है, उसके बाद हम पानी लाएंगे और 3 लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर क्लोराइड 3 है, यहाँ पर इसका मतलब Cl3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा Cl3? क्योंकि यहाँ पर सब न्यूट्रल हैं, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर Cl3 लगाया, तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। आई रिपीट, ट्राई अमीन एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड जो भी हमें दिया है, हमने कॉम्प्लेक्स बनाया। सबसे पहले हमने सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्रोमियम को यहाँ पर बैठा दिया। बैठो कुर्सी पे आराम से बैठो। उसके बाद कौन है? ट्राई अमीन। ट्राई अमीन में अगर आप डबल एम नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन 110% गलत हो जाएगा। अगर अगर सिंगल एम लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। डबल एम लगाएंगे तब आपका सही होगा। ट्राई अमीन या डाई अमीन या टेट्रा अमीन, पेंटाहेक्सा, कुछ भी हो। अगर सिंगल अमीन ऐसे लगा कर आएंगे अमीन, अगर ऐसे लिखेंगे अमीन, तब जाकर आपका सही होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा डबल एम वाला सही होगा, सिंगल एम वाला नहीं सही होगा। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्या हमने बताया यहाँ पर? क्रोमियम सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्रोमियम, उसके बाद हमें दिया है ट्राई अमीन। ट्राई अमीन यहाँ पर NH3 का थ्राइस हो गया या क्यूब भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर ट्राई एक्वा यानी कि पानी 3 है, पानी आया। और Cl3 हमने किस लिए लिखा? क्योंकि यहाँ पर सब न्यूट्रल हैं। आप इसका PV निकालेंगे, आप इसका PV जब निकालेंगे यानी कि प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्रोमियम को हम X मान लेते सेंट्रल मेटल एटम को, यहाँ पर 3 0 होता है न्यूट्रल, और यहाँ पर 3 × 0 ये भी हमारा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हैं। क्या है? न्यूट्रल। +3 × -1 = 0, x बराबर +3, यही हमारा आ गया। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा।
बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और ये आप क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करिएगा, तभी क्लियर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइएगा, ऐसे IUPAC नेम दिया रहेगा, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करिएगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, तो हम ज़रूर आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। आज का क्लास बस यहीं तक, अगला लेक्चर हम कल लेकर आएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।